राजस्थान जी के ट्रिक्स विथ एग्जाम ग्रुप में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम वनपाल और वनरक्षक मॉडल पेपर 2 का अध्ययन करेंगे जो RSMSSB द्वारा जारी न्यूनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। इसमें राजस्थान जी के और विज्ञान का ऐसे प्रश्नों का समावेश किया गया है जो आने वाली परीक्षा में ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो अब देखते हैं आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। आपको इन प्रश्नों को जितने आपके सही होते हैं उनको आपको कमेंट करना है और आपको बताना है। आइए पहले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, रडार उपयोग में आता है। इसका पहला ऑप्शन है, प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ध्वनिक तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। फटाफट इसका सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है वो होगा क्या, वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है वो है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका सही आंसर है। आइए अब इसकी व्याख्या को देखते हैं। रडार किसी वस्तु का पता लगाने की प्रणाली है। इसमें रेडियो तरंगों के प्रयोग से किसी वस्तु की उपस्थिति, दिशा, गति आदि ज्ञात की जाती है। रडार का प्रयोग वायुयानों, जहाजों, निर्देशित मिसाइलों, मोटर वाहनों आदि की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। आइए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वो है आपका, यह है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, कुंडली में घर्षण होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, आप जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो इसका बताइए सही आंसर क्या होगा। इसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जो इसका सही आंसर है। इसकी अब व्याख्या देखते हैं। गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ने के कारण उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। परिणामतः लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है। आइए अब अगले प्रश्न देखते हैं जो इस प्रकार से है, पराश्रयी तरंगों की आवृत्ति होती है। जो पराश्रयी तरंगे हैं उनकी आवृत्ति क्या क्या होती है, ये आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर, 20,000 किलो हर्ट्ज से ऊपर, 20 किलो हर्ट्ज से नीचे, 20,000 किलो हर्ट्ज से नीचे। इसका सही आंसर आपको बताना है। जो सही आंसर है वो आप कमेंट कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट में बताना है। तो इसका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1 है वो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर आवृत्ति है वो पराश्रय तरंगों की आवृत्ति होती है। आइए अब इनकी व्याख्या करते हैं। मनुष्य की सुनने की क्षमता के आधार पर ध्वनिक तरंगों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। अब जो मनुष्य की सुनने की क्षमता होती है उसके आधार पर ध्वनिक की कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, 3 वर्गों में। तो वो 3 वर्ग कौन कौन से, अवसरी तरंगे जो 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति वाले होते हैं, जो मनुष्य इन तरंगों को सुनने में असक्षम होता है। तीव्र तरंगे जो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति वाली तरंगे होती है, इन तरंगों को मनुष्य सुनने में सक्षम होता है। पराश्रय तरंगे हैं वो 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की से अधिक आवृत्ति वाली तरंगे होती है, जो मनुष्य इन तरंगों को सुनने में असक्षम होता है। अब है अगला प्रश्न जो आपके सामने स्क्रीन पर है, वो है ये, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है प्रोटॉन पर, दूसरा है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, तीसरा है आवेश पर, कोई भी नहीं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट में बताना है। तो आपका सही आंसर क्या होगा वो आप कमेंट करिए। तो इसका सही आंसर है वो है संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, ऑप्शन नंबर 2 जो इसका सही उत्तर है। अब देखते हैं इसकी व्याख्या। इसकी व्याख्या है वो इस प्रकार से, किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन उस तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित
इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी अन्य तत्व के साथ आबंध बनाने में सहायक होता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसमें से सही ऑप्शन है वो आपको चूज करना है, जिसमें आपको 4 कोट दिए गए हैं। पहला कोट है कागज को फाड़ना, दूसरा है रंग में परिवर्तन होना, तीसरा है कागज का जलना, चौथा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलकर जल बनाना। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कोट है, पहला ऑप्शन है केवल एक, दूसरा है केवल एक और दो, तीसरा है केवल दो और तीन, चौथा है सभी एक दो तीन और चार। तो इसका सही आंसर आपको जवाब, इसका सही जवाब देना है आपको। जल्दी से अपना कमेंट कीजिए उत्तर। इसका सही आंसर है वो है कागज को फाड़ना, जो ऑप्शन नंबर एक है वो है। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। निश्चित रूप से कागज को फाड़कर उसको पुनः जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन कागज के फटने से उसके भौतिक स्वरूप जैसे आकृति एवं माप में परिवर्तन होता है, न कि कागज के रासायनिक गुणों में। इसलिए यह भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, अन्य सभी विकल्प है और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, जो इस प्रकार से है। हाइड्रोकार्बनों के अणु भारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? पहला है मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, दूसरा है प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन और मेथेन, तीसरा है ब्यूटेन, एथेन, प्रोपेन और मेथेन, चौथा है ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन और मेथेन। तो आपको इसका सही आंसर बताना है, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, जो आने वाले वनपाल और वनरक्षक पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले प्रश्न होंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपने कमेंट कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर वो है ऑप्शन नंबर एक, जो मेथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है। तो इसकी व्याख्या है वो इस प्रकार से है। हाइड्रोकार्बनों के अणुभारों का बढ़ता अनुक्रम है मेथेन, एथेन, प्रोपेन तथा ब्यूटेन। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रोटोजोआ जनित रोगों में सही सुमेलित नहीं है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें कौन सा ऑप्शन है वो सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मलेरिया, प्लाज्मोडियम, दूसरा है पायरिया एंटेम्बिवा जिजीवेलिस, तीसरा है एम्बीबर पेचिस एंटेम्बिवा स्टोलिटिका, चौथा है निद्रा रोग ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस। इसका सही ऑप्शन कौन सा है वो आपको बताना है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर चार, निद्रा रोग, जो इसका अफ्रीकन रोग भी बोलते हैं। इसका जो व्याख्या है वो आइए हम करते हैं। निद्रा रोग अथवा अफ्रीकन निद्रा रोग ट्राइपोनोसोमा बुर्सई नामक परजीवी के संक्रमण से होता है। यह रोग किसके संक्रमण से होता है? ट्राइपोनोसोमा बुर्सई नामक परजीवी के संक्रमण से होता है। अगला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है, वो है इस प्रकार से। मनुष्य में कितने दांत दो बार निकलते हैं? मनुष्य में कितने दांत हैं वो दो बार निकलते हैं? तो आपका पहला ऑप्शन है 16, दूसरा है 32, तीसरा है 4, चौथा है 20। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट करना है। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 20 है। वो 20 दांत दो बार निकलते हैं, एक बार दूध, ये दूध के दांत भी कहलाते हैं। इनकी व्याख्या है वो इस प्रकार से है। मनुष्य में 20 दांत दो बार निकलते हैं, ये अस्थायी दांत कहलाते हैं। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में 16 दांत, कुल 32 दांत होते हैं। इन्हें 4 वर्गों में बांटा गया है। कृंतक प्रत्येक जबड़े में 4 धारदार एवं चपटे दांत होते हैं। सदनक प्रत्येक जबड़े में 2 नुकीले दांत। तीसरा है अग्र चरणवृक, प्रत्येक जबड़े में 2 दांत। चरणक प्रत्येक जबड़े में 4 अधिक छोटे दांत। चरणों को बुद्धि दांत भी कहते हैं। अगला प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पर है, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो मानव शरीर में जो रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है डायलिसिस, दूसरा है हेमोलिसिस, तीसरा है ओस्मोसिस, चौथा है पैरालिसिस। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो जल्दी से आपका आंसर जवाब टाइप कीजिए और बताइए।
तो इसका सही आंसर है वो है पहला ऑप्शन ए, डायलिसिस, जिसकी व्याख्या हम करेंगे। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को अपोहन अथवा डायलिसिस कहते हैं। मानव शरीर में एक जोड़ी वृक्क होते हैं जो रक्त का शुद्धिकरण करते हैं। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करके सही कूट का चुनाव करना है। तो सूची एक में है और सूची दो को मिलान करना है। तो पहला ऑप्शन है, पहला कूट है वो है लैक्टोज का दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम। दूसरा है लैक्टोबैसिलस, इधर है दूध का स्वेदन। तीसरा रेनिन, दूध का मीठापन। चौथा है केसिन, दूध का दही में परिवर्तन होना। इसका सही मिलान क्या होगा वो आपको बताना है और इसका सही जवाब देना है। तो लैक्टोज है वो दूध को कैसे में परिवर्तन करता है, वो दूध का मीठापन दर्शाता है। लैक्टोबैसिलस दूध को दही में परिवर्तन करता है और जो रेनिन है वो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है। केसिन दूध का सफेद रंग होता है। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। अब है अगला प्रश्न। किसी विधेयक पर संवैधानिक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश से राजस्थान विधानसभा में पुनः स्थापित यहाँ पे पुनः स्थापित किया गया और उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। अब ऑप्शन पहला है राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज देगा। ऑप्शन दो, जहाँ राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अवधिमान्य नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 है राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अतिक्रमण के आधार पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4 है यदि राज्यपाल राष्ट्र या राष्ट्रपति अनुमति दे तो न्यायालय संवैधानिक उपबंधों के आधार पर उसे असंवैधानिक घोषित कर देगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। इसका जल्दी से आप आंसर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अवधिमान्य नहीं होगा। अगला प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से। राजस्थान के राज्यपाल के पास निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है। तो राजस्थान के राज्यपाल के पास है वो उनमें से कौन सी शक्ति है वो निहित नहीं है। पहला ऑप्शन है विधानसभा को आहूत करने की सत्रहूत। दूसरा विधानसभा को भंग या विघटित करने की। तीसरा ऑप्शन है विधानसभा को स्थगित करने की। चौथा ऑप्शन है विधानसभा के सत्रावसान की। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। जल्दी से इसका उत्तर कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3, विधानसभा को स्थगित करने की। आइए इसकी व्याख्या देते हैं। राज्यपाल विधानसभा का सत्रावसान का विधानसभा को भंग कर सकता है अनुच्छेद 170 के तहत, लेकिन विधानसभा को स्थगित विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। तो इसका सही उत्तर होगा वो जो है ऑप्शन नंबर 3। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही सम्मिलित नहीं है, आपको ये बताना है। एक तरफ आपको मुख्यमंत्री दिए गए हैं, दूसरी तरफ मुख्य सचिव दिए गए हैं। तो मोहनलाल कार्य है केपीओ मेनन, बरकतुल्ला खान है आर डी माथुर। ऑप्शन नंबर 3 है शिवचरण माथुर, मदन मोहन कृष्णावली, भैरू सिंह शेखावत, टीवी रमनन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो सही नहीं है वो आपको बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा वो बताइए। जल्दी से इसका उत्तर कमेंट में लिखिए। इसका सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन नंबर 2, बरकतुल्ला खान आर डी माथुर वाला युग्म सही नहीं है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। आर डी माथुर मोहनलाल कार्य के समय मुख्य सचिव थे, जबकि बरकतुल्ला खान के कार्यकाल के दौरान जोरावर सिंह तथा सुंदरलाल मुख्य सचिव पद पर रहे हैं। अगला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री होते हैं, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री होते हैं निर्वाचित, चयनित, नियुक्त, मनोनीत। तो इसका सही उत्तर क्या होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। तो जल्दी से इसके जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है वो होगा संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री है नियुक्त होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 है वो सही होगा। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं।
अनुच्छेद 164 के अनुसार सामान्यतः बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ये इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर अगला प्रश्न है, राजस्थान मंत्रिपरिषद परिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है। राजस्थान में मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या हो सकती है। इसका आपको सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 11 मंत्री और एक मुख्यमंत्री। 11 कैबिनेट के सदस्य और एक मुख्यमंत्री, जिसकी सही व्याख्या है वो आगे देखते हैं। 91वें संविधान संशोधन 2003 के अनुसार राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 12 मंत्री, अधिकतम मंत्री 30, 1+29 तथा मुख्यमंत्री सहित न्यूनतम मंत्री 12, 1+11 हो सकते हैं। जिन राज्यों में विधानसभा सीटें 40 से कम है, वहाँ कम से कम मुख्यमंत्री सहित 10 मंत्री होने चाहिए। ये इसकी व्याख्या है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की एडवोकेट जनरल के कार्यालय की मुख्य पीठ कहाँ है? वह कब स्थापित की गई थी? पहला ऑप्शन है जयपुर 1956, दूसरा है जोधपुर 1950, तीसरा है कोटा 1949, चौथा है जोधपुर 1956। इसका सही जवाब क्या है? आप जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताना है। राजस्थान के एडवोकेट जनरल के कार्य की मुख्य पीठ है वो है जोधपुर में, और इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। अब है अगला प्रश्न, जो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। राजस्थान विधानसभा की किस समिति के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो पहला है प्राक्कलन समिति क, राजकीय उपक्रम समिति, 2 नंबर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 कार्य सलाहकार समिति, ऑप्शन नंबर 3, चौथी है जन लेखा समिति। तो इसमें से सही आंसर कौन सा है वो आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही उत्तर है वो होगा कार्य सलाहकार समिति। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। तो इसकी व्याख्या है, 4 वित्तीय समितियां प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति है, राजकीय उपक्रम समिति, जन लेखा समिति के अध्यक्ष व सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। विधानसभा सदस्यों में से विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तथा शेष अन्य समितियों के अध्यक्ष व सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। अब है अगला प्रश्न, राजस्थान को लोकसभा में कितने स्थान प्राप्त है? तो ये आपको जवाब देना है। राजस्थान को लोकसभा में कितनी सीटें मिलती है या कितनी सीटें आरक्षित है राजस्थान की, वो बताना है। तो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 में है 10, ऑप्शन 2 15, ऑप्शन नंबर 3 20, ऑप्शन नंबर 4 25। इसका जवाब सभी से मिलना की उम्मीद करता हूँ। इसका जवाब सभी को पता होगा। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, जो 25 सीटें हैं। इसकी व्याख्या है वो आइए देखते हैं। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से 4 अनुसूचित जाति तथा 3 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो किसके समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं? ये आपका सवाल है। तो इसका ऑप्शन है वो कौन कौन से देते हैं? भारतीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, दूसरा है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, तीसरा है राज्यपाल के समक्ष, चौथा है राष्ट्रपति के समक्ष। तो इसमें से सही जवाब आपको कमेंट में बताना है। तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, राजस्थान राज्यपाल के समक्ष इसकी अपने पद की शपथ और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, जो जिसकी व्याख्या इस प्रकार से है। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। अब है अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है? पहला ऑप्शन है मुख्य सचिव, दूसरा है मुख्य शासन सचिव, तीसरा है मुख्यमंत्री, चौथा है मंत्रिमंडल सचिव। इसमें से सही आंसर कौन सा है वो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। जल्दी कीजिए। तो इसका सबसे सही उत्तर होगा है ऑप्शन नंबर 1,
मुख्य सचिव है वो राजस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जो राजस्थान का सर्वोच्च पद है। इसकी सही व्याख्या है वो देखते हैं। राजस्थान शासन सचिवालय का मुख्य कार्यकारी प्रमुख मुख्य सचिव होता है। यह राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारत में जिला कलेक्टर पद कब किसने सृजित किया था? तो पहला ऑप्शन है 1882 लॉर्ड रिपन, दूसरा है 1798 लॉर्ड वेलेस्ली, तीसरा है 1774 लॉर्ड हेस्टिंग्स, चौथा है 1772 वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था। अगला प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पर ये। राजस्थान में निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। आड़ का आदिपुरा मंदिर, आवनेरी का अशुद्ध माता का मंदिर, चौथा है साजेर गढ़ का नीलकंठ मंदिर, ओसिया का हरिहर मंदिर। इसका सही जवाब आपको देना है वो कौन से मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार काल के मंदिर है। तो इसका उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1 सभी है वो आहड़ का देव वराह मंदिर, आवानेरी का अर्शद माता का मंदिर, रादौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर, ओसिया का हरिहर मंदिर, ये सभी है गुर्जर प्रतिहार काल के निर्मित मंदिर हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सुमेलित सूची 1 को सुमेलित सूची 2 से करना है। सुमेलित सूची में राजस्थान की जनजाति है और सुमेलित सूची 2 में है प्रमुख आवास क्षेत्र। तो शहरी क्षेत्र, शहरी जनजाति का क्षेत्र है वो कौन सा है, ग्रासीय जनजाति का क्षेत्र है वो कौन सा है, डामोर जनजाति का क्षेत्र है वो कौन सा है, और मीणा जनजाति का क्षेत्र है वो कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा वो जल्दी से कमेंट कीजिए। आइए इसका आंसर देते हैं। शहरी जनजाति है वो बारां और कोटा में, ग्रासीय जनजाति है वो उदयपुर और सिरोही में, डामोर जनजाति है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, मीणा जनजाति है वो जयपुर और दौसा में। तो 3 2 1 4, 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर 4 ये सही इसका उत्तर होगा। आइए अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस सम्मति में राजा मान सिंह ने आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था? जगत सिंह पुत्र, भारमत पितामह, भगवंत दास पिता, माधो सिंह निकट संबंधी। इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो इसका सही उत्तर है वो क्या होगा जल्दी से बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है वो सही उत्तर होगा। जगत सिंह पुत्र की स्मृति में जगत शिरोमणि का मंदिर राजा मान सिंह ने बनवाया था। आमेर शासक मान सिंह प्रथम के पुत्र जगत सिंह की मूर्ति बंगाल में बिहार अभियान में 1594 ईस्वी में हो गई थी, जिसकी याद में मान सिंह की रानी कनकावती ने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर। अलवर शैली में किसका चित्रण देखने को मिलता है? अलवर शैली है उसमें किसके चित्रण है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन है ऊंट, झाड़ियां, टीले, दूसरा है आदमकद चित्र, राज दरबार के चित्र, भित्ति चित्र, तीसरा है राजपूती वैभव, कृष्ण लीला और रामलीला, राग रागिनी, चौथा है करेली की बेल, मोटर गाड़ी, हवाई जहाज। इनमें से जो कौन सा सही ऑप्शन है वो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो इसका सही उत्तर जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 करेली की बेल, मोटर गाड़ी, हवाई जहाज। ऑप्शन नंबर 4 है इसका सही उत्तर है, जिसकी व्याख्या इस प्रकार से है। अलवर चित्र शैली में हरा रंग, मछली मछली नुमा आंखें, पिंपल, वट वृक्ष, मोर, घोड़े इस चित्र शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। किनारे बॉर्डर पर सुंदर बेल बूटों का चित्रांकन अलवर चित्र शैली की सर्व प्रमुख विशेषता है। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। चावंद शैली की चित्रकला किसके शासन काल में प्रारंभ हुई थी? पहला ऑप्शन है महाराणा अमर सिंह, दूसरा है महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर 3 है महाराणा जगत सिंह, ऑप्शन नंबर 4 है महाराणा कुंभा। तो इसका सही जवाब है वो क्या होगा वो बताना है। तो जल्दी से इसका उत्तर कमेंट में लिखिए।
तो इसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, महाराणा प्रताप के समय इस साउंड शैली का प्रारंभ हुआ था। साउंड चित्रशैली का प्रारंभ राणा प्रताप 1583 ईस्वी में हुआ था। राणा अमर सिंह का समय 1597 से 1620 ईस्वी इस चित्रशैली का स्वर्ण काल था। अगला प्रश्न है वो इस प्रकार से, राजस्थान के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बंगड़ी चूड़ी को कलाई में पहना जाता है, सुरुलिया कानों में पहना जाता है, थीनी को टखनों में पहना जाता है, पोदरा को पैरों में पहना जाता है। इसमें से सही कौन से हैं और गलत कौन सा है? तो इसका उत्तर आपको गलत है वो ऑप्शन आपका इसका उत्तर होगा। तो जल्दी से इसका कमेंट में उत्तर बताइए। इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, थीनी को टखनों में पहना जाता है, ये गलत है। अगला प्रश्न है वो है, कौन सा आभूषण नाक का आभूषण है? सूंड, नखत। ऑप्शन नंबर 2 है व्योम, नथ, टोप। ऑप्शन नंबर 3 है अनंत, ठंडा, ठंडा। ऑप्शन नंबर 4 है पीपल पत्थर, लटकन, बाली। इसका सही जवाब है वो क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो इसका सही जवाब है वो है लौंग, नथ, टोप। वो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका सही है। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, दो नथ, यह बाईं नाक में पहनी जाती है जिसमें मोरमोनी की आकृति होती है। लूंग, सोने का बना आभूषण जिसमें नग लगा होता है, लूंग कहलाता है। बिना नग की लौंग कांटा कहलाता है। अगला प्रश्न है वो है यह, राज्य की पारंपरिक एवं विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण, खोज एवं संवर्धन करने और उनका समन्वित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित संस्थान है। ललित कला अकादमी जयपुर, जवाहर कला केंद्र जयपुर, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, रविंद्र मंच जयपुर। इसमें से आपको सही जवाब देना है। तो इसका सही उत्तर है वो कमेंट में बताइए। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3, भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर द्वारा विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण, खोज, संवर्धन करने और उनका समुचित विकास करने के उद्देश्य से स्थापित संस्थान है वो है भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर। अगला प्रश्न है वो है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थानी भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। पहला है गोसुंडी अभिलेख, दूसरा है गुचकुला अभिलेख, तीसरा है हेलियोडोरस का नगर अभिलेख, चौथा है गकेला अभिलेख। इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। इसका पहला आंसर है वो जल्दी से कमेंट में कीजिए। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 1, गोसुंडी अभिलेख। तो इसकी व्याख्या है वो देख लेते हैं। गोसुंडी शिलालेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का यह लेख नगरी कितौद के समीप गोसुंडी ग्राम से प्राप्त हुआ। इस शिलालेख का महत्व द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रसार, संकर्षण और वासुदेव की मान्यता का अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन आदि से है। इस प्रकार भागवत धर्म के प्रचलन की जानकारी देने वाला यह राजस्थान में प्राचीनतम प्रमाण है। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो इस प्रकार से है, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जो आपको बताने हैं कि पहला अभियान कौन सा था, दूसरा कौन सा थे, कौन सा था, चौथा कौन सा था। तो इसका सही जवाब है वो कौन सा होगा आपको इसका जवाब देना है। तो रणथंबोर, पहला था रणथंबोर, दूसरा था चित्तौड़, तीसरा था सिवाना, चौथा था जालोर। तो इसका सही जवाब है यह होगा। और इनकी तिथियों से आगे देखते हैं। रणथंबोर अभियान 11 जुलाई 1301 को, चित्तौड़गढ़ का अभियान 26 अगस्त 1303 को, सिवाना अभियान 1305 ईस्वी को, जालोर अभियान 1310 ईस्वी को। अगला प्रश्न है वो है इस प्रकार से, कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है वो आपको बताना है। तो पहला है ऑप्शन, महाराणा राजसिंह ने अपने पूर्वजों की भांति नीति और सांस्कृतिक के पोषण की नीति अपनाई। ऑप्शन नंबर 2 है खानवा का युद्ध बाबर और संगा के बीच 1528 ईस्वी में लड़ा गया। ऑप्शन नंबर 3 है
मुगल के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को बहुत लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर 4 है मेवाड़ के राजवंश का संस्थापक गोहिल को माना जाता है। इसका सही जवाब है वो कौन सा होगा आपको बताना है। इसमें से पूछा है असत्य कथन कौन सा है, तो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर 2 खानवा का युद्ध बाबर और संघ के बीच 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, जो खानवा नामक स्थान पर लड़ा गया था, जिसके नाम पर ही खानवा का युद्ध है। अगला प्रश्न है वो है आपकी स्क्रीन पर कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है। मेवाड़ का मैराथन कौन से युद्ध को कहा गया है जिसमें कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है, वो कौन सा युद्ध है वो आपको बताना है। तो जल्दी से इसका कमेंट में उत्तर लिखिए। ऑप्शन नंबर इसका 2 है दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन को दिवेर का युद्ध को कहा है। आइए अब इसकी व्याख्या करते हैं। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 को हुआ था। दिवेर के युद्ध को महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। दिवेर के युद्ध से महाराणा प्रताप की विजय की शुरुआत मानी जाती है। आइए अब अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे। तो राजस्थान में संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वो कब आए थे इसके बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है महाराणा प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर 2 है राणा सांगा, ऑप्शन नंबर 3 है राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर 4 है पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें से सही जवाब है वो आपका कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उनमें से सही जवाब आपको देना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो इसका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वीराज चौहान के समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती राजस्थान आए थे, जिसकी व्याख्या हम इस प्रकार से करेंगे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ पृथ्वीराज चौहान के समय भारत आए थे। ये भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। इन्हें गरीब नवाज या सुल्तान अल हिंद हिंदुस्तान का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। सुल्तान अल हिंद की उपाधि गौरी मोहम्मद गौरी ने दी थी। अब है अगला प्रश्न, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु भेजे गए दूतों का सही क्रम है वो किस प्रकार से है। पहला ऑप्शन है जलाल खां मानसिंह भगवंत दास टोडरमल, दूसरा है मानसिंह जलाल खां टोडरमल भगवंत दास, तीसरा है जलाल खां टोडरमल मानसिंह भगवंत दास, चौथा है टोडरमल जलाल खां मानसिंह भगवंत दास। इसका सही क्रम है वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो जल्दी से इसका उत्तर कमेंट में लिखिए और आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 जलाल खां मानसिंह भगवती दास टोडरमल। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वो आपका प्रश्न है स्क्रीन पर इस प्रकार से है। बिजोलिया कृषक आंदोलन या बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था पृथ्वी सिंह के समय 1837 ईस्वी में, केशवदास के समय 1867 ईस्वी में, स्वयं कृष्ण सिंह के समय 1896 में, जगत सिंह के समय 1687 ईस्वी में। इसका सही जवाब है वो आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से इसका सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3 स्वयं कृष्ण सिंह के समय 1897 में इसका आरंभ हुआ था या प्रारंभ हुआ था। तो इसकी व्याख्या है वो देखते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन 1896 से 1941 ईस्वी तक चला था। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा में है। भारत में संगठित किसान आंदोलन प्रारंभ करने का कार्य बिजोलिया ने किया। बिजोलिया आंदोलन के समय मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह थे। 1894 में जागीरदार गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद किशन सिंह 1894 से 1906 जागीरदार बना। ठिकाने में जाखड़ जाति के किसान अधिक थे। किसानों से 1/2 भाग भूमि कर के रूप में तथा चौरासी प्रकार की लाख भाग वसूल की जाती थी। 1897 में गंगाराम लाखड़ के पिता का मौसर या ओसर हुआ जिसमें किसान
किसानों ने गिरधारीपुरा गांव में एकत्रित होकर लाल बाग के विरोध में आंदोलन का निर्णय लिया था। तो ये थी इसके बारे में जानकारी। आइए अगला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, राजपूताना मध्य भारत सभा का अधिवेशन सन 1919 में कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा अजमेर, तीसरा इंदौर, चौथा उदयपुर। इसका सही आंसर है वो आपको बताना है वो कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1 जो दिल्ली में हुआ था। तो इसकी व्याख्या है वो इस प्रकार से है, राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1919 में दिल्ली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज द्वारा की गई थी। जिसकी अध्यक्षता है वो जमनालाल बजाज द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? ये पहला ऑप्शन है, ये 1970 से 1970 तक राज्यसभा की सदस्य रही। उसने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। ऑप्शन तीसरा, वह 1957 से 1962 तक लोकसभा की सदस्य रही। ऑप्शन 4, उन्हें 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा। इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है वो चूज करना है। तो इसका सही आंसर है वो जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका सही आंसर है 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्हें जेल जाना पड़ा था। ये ऑप्शन क्या है? गलत है। अगला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रजामंडल और उनके संस्थापक है, ये कोट युग्म दिए गए हैं, उनमें से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। जैसलमेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास द्वारा, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल भोगीलाल पांडे द्वारा, बीकानेर राज्य प्रजामंडल जयनारायण व्यास द्वारा, झालावाड़ राज्य प्रजामंडल कन्हैयालाल मित्तल द्वारा। इसमें से सही कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। जल्दी से इसका उत्तर कमेंट में लिखिए। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3 जो बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास द्वारा नहीं की गई थी। इसकी स्थापना है वो रघुवर दयाल ने 22 जुलाई 1942 को बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की जिसका उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वे कौन से 4 राज्य हैं जिन्होंने मिलकर संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण किया? राजस्थान के वे कौन से 4 राज्य हैं जो जिन्होंने मिलकर संयुक्त होकर मत्स्य संघ का निर्माण किया था? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा। ऑप्शन 2 है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ऑप्शन 3 है अलवर, करौली, भरतपुर, टोंक। ऑप्शन 4 है अलवर, बूंदी, बांसवाड़ा, करौली। तो इसका सही जवाब है वो कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब है वो है कौन सा ये आपको बताना है। इसका सही जवाब है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो इसके मत्स्य संघ को याद करने के लिए एक ट्रैक भी है ABCD। तो करौली को पहले लेके जाना है, ए का अलवर, बी का भरतपुर, सी का करौली, डी का धौलपुर। अब इसकी व्याख्या है वो इस प्रकार से है, प्रथम चरण मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को संपन्न हुआ। उद्घाटनकर्ता एनवी गॉडगिल, जिसमें सम्मिलित होने वाले राज्य अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, यास्मी और निमाना थाना को शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है वो है आपके सामने इस प्रकार से, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख सिरोही से प्राप्त बसंतगढ़ शिलालेख में आया, ये कब का है? तो ये शिलालेख है कौन सी ईस्वी का है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1 में 682 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 में 625 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 में 635 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 में 675 ईस्वी। तो इसका सही जवाब है वो कौन सा है वो आपको कमेंट करके बताना है 136 में। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 2 625 ईस्वी। इसकी व्याख्या है वो इस प्रकार से है, राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख चित्तौड़ शिलालेख 532 ईस्वी राजस्थान में नाम से अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, जबकि बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही 625 ईस्वी में राजस्थान अद्वितीय नाम से प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। अगला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से जो सम्मिलित करना है, एक सूची में जिले हैं दूसरी में पर्वत है।
जालोर का, जालोर में कौन सा पर्वत स्थित है, जयपुर में कौन सा पर्वत है, लोअर में कौन सा पर्वत है, सीकर में कौन सा पर्वत है। ये आपको उनका मिलान करके बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा वो जल्दी से कमेंट करके बताइए। जालोर का कौन सा पर्वत है वो आपको पता होना चाहिए। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। जालोर का जारोला, जयपुर का बरवाड़ा, अलवर का बानगढ़, सीकर का रघुनाथगढ़। ये ऑप्शन होंगे 2 1 4 3। 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर 1 है इसका राइट आंसर होगा। जालोर जारोला, जयपुर बरवाड़ा, अलवर बानगढ़, सीकर रघुनाथगढ़। अब है अगला प्रश्न। राजस्थान में इंडियन कंगार क्षेत्र किस प्रकार के चट्टानों से निर्मित है। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 ग्रेनाइट, ऑप्शन नंबर 2 क्वार्टजाइट, ऑप्शन नंबर 3 बलुआ का पत्थर, ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4 है बेसाल्ट। इसमें से सही उत्तर कौन सा है वो आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, बालू का पत्थर से इंडियन कंगार क्षेत्र की चट्टानें निर्मित है। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से। मानसूनी सोना प्रकार के वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। इसका सही जवाब क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताइए। पहला ऑप्शन है अर्ध शुष्क, दूसरा है आर्द्र, तीसरा है शुष्क, चौथा है अति आर्द्र। इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है वो आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन है वो है कौन सा आपको जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो मानसूनी सोना प्रकार की वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में रहती है। तो मानसूनी सोना प्रकार की जल वनस्पति है वो अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में पाई जाती है। इसकी व्याख्या है वो इस प्रकार से है। अति आर्द्र जलवायु इस प्रकार के जलवायु हाड़ौती प्रदेश में शामिल जिलों में कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ इत्यादि क्षेत्रों में पाई जाती है। तो अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। अब अगला प्रश्न है वो इस प्रकार से है। निम्न में से कौन सी नदी मध्यवर्ती राजस्थान से दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान की ओर प्रवाहित होती है। तो पहला ऑप्शन है लूणी, दूसरा है काकली, तीसरा है काकनी, चौथा है खारी। इसमें से सही जवाब आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है। मध्यवर्ती राजस्थान से दक्षिण पश्चिमी राजस्थान की ओर बहने वाली नदी है वो है लूणी नदी। इसकी व्याख्या है इस प्रकार से है वो देते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 होगा। लूणी नदी का उद्गम नागपाड़ से होता है। इसका उपवा क्षेत्र अजमेर, नागौर, पाली, जालोर, बाड़मेर और जोधपुर जिलों में होता है। अब है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से किसका संबंध दौसा से है। निम्न बांधों का संबंध है वो किस दौसा से है वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है माधो सागर बांध, दूसरा है रामगढ़ बांध, तीसरा है नवल सागर बांध, चौथा है नारायण सागर बांध। तो इसका सही जवाब है वो आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका जल्दी से जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो इसका सही जवाब है वो आपको बताना है। कौन से बांध का संबंध दौसा जिले से है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है वो माधो सागर बांध है। ऑप्शन नंबर 1 वो सही उत्तर होगा माधव सागर बांध। ऑप्शन नंबर 1 नंबर विकल्प है वो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है। राज्य में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बख्शी एवं नम भूमि चेतना केंद्र 17 जनवरी 2006 को कहाँ प्रारंभ किया गया। इसका सही जवाब है वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है चिड़ियाघर जयपुर, दूसरा है जमराव रामगढ़, तीसरा है सांबर झील जयपुर, चौथा है केलादेव घना पक्षी उद्यान भरतपुर। इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है वो कमेंट करके जल्दी से बताइए।
तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका सही उत्तर है। केलदेव घना पक्षी उद्यान भरतपुर इसका सही उत्तर होगा, जिसकी व्याख्या इस प्रकार से है। 27 अगस्त 1981 में केवलदेव घना पक्षी विहार को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया तथा केवलादेव घना पक्षी विहार को रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर कन्वेंशन वेटलैंड में शामिल किया गया। तो अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का एकमात्र अभयारण्य जहाँ उड़न गिलहरियां देखी जाती है वो कौन सा अभयारण्य है? पहला ऑप्शन है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, दूसरा है नारगढ़ अभयारण्य, तीसरा है सीता माता अभयारण्य, चौथा है वन विहार अभयारण्य। इसमें से सही ऑप्शन कौन सा है वो आपको बताना है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4, इनमें से जो सही है वो आपको बताना है। तो इसमें से सही ऑप्शन है वो कौन सा होगा, जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका सही उत्तर होगा। सीता माता अभयारण्य है जहाँ उड़न गिलहरियां देखी जाती है। सीता माता अभयारण्य है वो उदयपुर में स्थित है। अब है अगला। अच्छा, इसकी सीता माता अभयारण्य सोरी प्रतापगढ़ जिले में स्थित है जो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। अब है अगला प्रश्न। राजस्थान में लाल व कंकरीली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 दक्षिण क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 2 मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 3 है पूर्वी मैदानी भाग में, ऑप्शन नंबर 4 है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में। तो इसका सही जवाब है वो कौन सा होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो इसका राइट आंसर होगा। मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में कंकरीली मिट्टी पाई जाती है। लाल या कंकरीली मिट्टी मुख्यतः रूप से पाई जाती है। अब है अगला प्रश्न। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? AW दक्षिणी राजस्थान, CWG उत्तरी राजस्थान, BWSW सूक्ष्म मरुस्थल, BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल। इनमें से जो कोट है वो कौन सा सही सम्मिलित नहीं है आपको वो बताना है। तो जल्दी से इसका उत्तर कमेंट कीजिए। CWG है ये इसका राइट आंसर है। CWG उत्तरी राजस्थान में स्थित नहीं है, ये है कहाँ पर ये आपको बताएंगे। कोपेन ने राज्य को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा जिसमें से शुष्क एक जलवायु प्रदेश CWG में अरावली पर्वत के दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी भाग का क्षेत्र सम्मिलित है। अब है अगला प्रश्न वो इस प्रकार से है। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो कितना प्रतिशत क्षेत्र है वो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है वो बताना है। 146 में ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन 1 सही होगा या ऑप्शन 2 या ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4, इसमें से कौन सा सही उत्तर होगा वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1। विकल्प 1 है 41.5% से क्षेत्र रेतीले मैदान का है। 41.5% बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है वो है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जोधपुर में मारवाड़ उत्सव कब आयोजित किया जाता है? जोधपुर में मारवाड़ उत्सव है वो कब आयोजित किया जाता है इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन 1 जनवरी, ऑप्शन 2 फरवरी, ऑप्शन 3 अप्रैल, ऑप्शन 4 अक्टूबर माह में। इनमें से सही ऑप्शन कौन सा है वो बताना है। 147 नंबर का उत्तर वो कौन सा सही होगा वो बताइए। तो इसका सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4, जो इसका सही उत्तर होगा अक्टूबर माह में। इसकी व्याख्या है इस प्रकार से। पर्यटन विभाग द्वारा मारवाड़ उत्सव का आयोजन अक्टूबर माह में जोधपुर में किया जाता है। अब है अगला प्रश्न। रूमा किस भौगोलिक क्षेत्र का प्रचलित नाम है? रूमा है वो किस भौगोलिक क्षेत्र का प्रचलित नाम है आपको इसका जवाब देना है। अरावली क्षेत्र, ऑप्शन 2 सांबर क्षेत्र, ऑप्शन 3 शेखावटी क्षेत्र, ऑप्शन 4 भूस्थली क्षेत्र। इसमें से सही जवाब कौन सा है वो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इसका सही जवाब है वो है सांबर क्षेत्र। रूमा का भौगोलिक सांबर क्षेत्र का भौगोलिक नाम है वो है रूमा।
ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अब है अगला प्रश्न। नदी सूची 1 का सूची 2 में सम्मिलित करना है। सूची 1 में नदियां और सूची 2 में सहायक नदियां दी गई है। तो सूची 1 में जो नदियां दी गई है उनके नाम है चंबल, बनास, लूनी, माही। और सूची 2 में इनकी सहायक नदियों के नाम है, इनका मिलान करना है। तो इसका जल्दी से उत्तर आप दीजिए। कौन सा जवाब इसका सही होगा वो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है वो क्या होगा। तो इसका सही जवाब है, आइए हम देखते हैं। चंबल है पार्वती, चंबल की सहायक नदी पार्वती, बनास की सहायक नदी खारी, लूनी की सहायक नदी सुकड़ी, माही की सहायक नदी है सोन। इसका सही जवाब है 4, 3, 2, 1। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही जवाब है, इसका राइट आंसर है। अब है अगला क्वेश्चन। पहले इसकी इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है और वो देख लेते हैं। तो चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं पार्वती, काली सिंध, कुड़ाल, आहू, पुरवन, चाकण इत्यादि। बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं बेड़क, मेनाल, कोठारी, बेड़क मैनाली, कोठारी, खारी, काली सिंध, मोरेल इत्यादि। लूनी नदी की सहायक नदियाँ हैं सुकड़ी, बांडी, मिठड़ी, जवाई, जोजड़ी। माही नदी की सहायक नदियां हैं जाखम, सोम, कमला, चांप इत्यादि। अब है अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज का। राजस्थान में इनमें से कौन सी भेड़ की नस्ल पाई जाती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 चोकला भेड़ है। वो की राजस्थान की भेड़ की नस्ल है वो पाई जाती है। चोकला भेड़ को राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो सही होगा। आज का आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके भी बताइए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।